तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 8 की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, सीन की शुरुआत होती है। हम जापान के एक आइलैंड टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ हमें दो हंटर्स दिखाई देते हैं जो शहर की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन आके उनके पास आता है और कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग हमारे टाउन को सेफ रख रहे हो। यह सुनकर हंटर कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ओल्ड मैन दूसरे हंटर की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या ये तुम्हारे साथ नया हंटर आया है? हंटर जवाब देता है, हाँ मैं नया हूँ। फिर वो नए हंटर को इस जगह के बारे में बताने लगता है। अगर इस जगह पर ए रैंक टेंशन ब्रेक हो गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस टेंशन के गेट को ढूंढना होगा। अगर हम बाहर से किसी की मदद मांगेंगे तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 9 दिन लग जाएंगे। इसके बाद नया हंटर कहता है, मैं सिर्फ डी रैंक का हंटर हूँ और तुम एक ई रैंक हंटर हो, लेकिन इस आइलैंड पर हम बस 2 ही हंटर हैं। इसका मतलब है कि यह जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। लेकिन तभी दूसरा हंटर अचानक शॉक हो जाता है। दूसरी डायरेक्शन में कुछ हिलता हुआ दिखता है। नया वाला हंटर पूछता है, क्या वो कोई इंसान है? वो उस चीज़ को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि वही एंट मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले देखा था। इसके बाद सीन डीमन कासल में शिफ्ट होता है। हर तरफ मरे हुए डीमंस बिखरे पड़े होते हैं। इसी बीच जिनबू की इंटेलिजेंस स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती हैं। साथ ही उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो रिजर्व की एबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी वो खुद से कहता है, यह बहुत बुरा है कि मैं इन डीमंस की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती। अब जिनबू सोचता है कि उसे इस फ्लोर को जल्दी से जल्दी क्लियर करना होगा, इसलिए वो अपनी शैडो को 6 टीम में डिवाइड कर देता है और जिनबू अपनी शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है, तुम सबको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। पहला, अपने सामने जो भी दुश्मन दिखे उसे ख़त्म कर दो, और दूसरा, जैसे ही तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट मिले तुम आकर मुझे बताना। अब जाओ। इसके बाद सभी शैडोज अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ ही देर में जिनबू को किल नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो देखता है कि उसे लगातार पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। जिनबू देखकर हैरान होता है और कहता है, इस फ्लोर को क्लियर करना तो बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद जिनबू सोचता है, जब तक मेरी शैडोज डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक मेरा माना ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस फ्लोर के हाई रैंकिंग डीमंस उसकी कुछ शैडोज़ को दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए वो जल्दी से एक माना पोशन निकालता है और उसे पीते हुए कहता है, इस पोशन से मेरा माना रिचार्ज हो जाएगा, जिससे मैं ज़्यादा देर तक लड़ पाऊँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जिनबू देखता है कि टैंक का लेवल 24 हो चुका है। इसे एलीट रैंक प्रमोशन मिली है। बाकी सभी शैडोज़ की स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब जिनबू खुद से कहता है, शैडो आर्मी को अलग अलग टीमों में बांटने का मेरा आइडिया बहुत अच्छा प्रूव हो रहा है। अब जिनबू को 20 फ्लोर और क्लियर करने थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी 80 फ्लोर तक पहुंच जाएगा। फिर वो खुद से कहता है, मैं 2 दिन से इस 80 फ्लोर में फंसा हुआ हूँ, अभी तक मुझे अगली मंजिल का एंट्री परमिट क्यों नहीं मिला। वो सोचता है, इसका मतलब ये है कि इस फ्लोर में बहुत हाई रैंकिंग डीमंस होंगे और वो बहुत पावरफुल भी होंगे। तभी जिनबू महसूस करता है कि उसका माना बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मेरा माना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी शैडोज़ है जो लगातार मेरी शैडोज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी इसी टाइम कहीं ना कहीं एक बहुत ख़तरनाक लड़ाई हो रही है। वो आगे सोचता है, मेरी शैडोज़ इतनी जल्दी रीजनरेट भी नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सीन बदलता है और हमें देखने को मिलता है कि ये खतरनाक बैटल आयरन की टीम के साथ हो रही थी। तभी जिनबू ये देखकर हैरान रह जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ कोई ऐसा भी डीमन है जो आयरन से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसी बीच जिनबू का माना तेज़ी से कम हो रहा था। अब उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उसे वापस बुलाना पड़ेगा। जिनबू को अपनी टीम वापस बुलानी पड़ती है। अगले दिन अपनी टीम को बताता है, कल मुझे अपनी शैडो आर्मी को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि डीमंस लगातार अटैक कर रहे थे। वो आगे कहता है, टीम बी और एग्रिस की टीम ने बहुत नुकसान झेला है, इसका मतलब ये है कि इस फ्लोर के डीमंस कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं। लेकिन तभी जिनबू कुछ अजीब महसूस करता है। वो सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। टस्क की टीम एग्रिस की टीम के पास ही थी, लेकिन डीमंस ने टस्क की टीम को छोड़ के आयरन की टीम पर हमला किया। फिर वो इस कंक्लूज़न पर पहुंचता है, इसका मतलब है कि डीमंस टस्क को नहीं हरा सकते। यही वजह है कि उन्होंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उन अपोनेंट्स को चुना जिनके अगेंस्ट वो जीत सकते थे। अब जिनबू को समझ आ जाता है कि ये डीमंस सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी हैं। ये अपोनेंट की वीकनेस को पहचान सकते हैं
और सिर्फ उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। अब उसकी शैडो आर्मी की अगली टारगेट थी टीम आयरन की टीम। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरन की टीम अपनी तय की गई जगह पर पहुंच चुकी थी। इसी बीच जिन्बू खुद को कैमोफ्लेज की एबिलिटी से छिपा लेता है और डीमंस के आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वो डीमंस वहाँ आ जाते हैं। अब अचानक एक डीमन आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड से आयरन को बीच से काट देता है। जिन्बू ये देखकर समझ जाता है कि यही वजह थी कि मेरी शैडोज को जल्दी रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे। अब उसे एहसास होता है कि ये डीमंस किसी आम दुश्मन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब जिन्बू बैटल में उतरने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और कहता है मेरे शैडोज का तुम्हारे सामने कोई चांस नहीं है, लेकिन इससे पहले कि जिन्बू कुछ और कह पाता, एक डीमन अचानक जिन्बू पर अटैक कर देता है। लेकिन जिन्बू तेजी से नीचे झुककर उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर पूरी ताकत से उस डीमन के फेस पर जोरदार किक मारता है। इस एक अटैक से ही डीमन वहीं मारा जाता है। अब तक जिन्बू को 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अब दो और डीमंस जिन्बू पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि जिन्बू अचानक गायब हो गया है। वो दोनों डीमंस हैरान रह जाते हैं। अचानक जिन्बू उनके ठीक सामने अपीयर होता है और अपने डैगर से उन्हें ख़त्म कर देता है। इन डीमन नाइट्स को मारने के बाद उसे 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अब जिन्बू आखिरी बचे डीमन के पास पहुंचता है। वो खुद से सोचता है, मैं हमेशा सोचता था कि क्या मॉन्स्टर्स को भी डर जैसी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन अब मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। फिर जिन्बू आखिरी बचे डीमन नोबेल के पास जाता है। वो नोबेल वाला डीमन अपनी तलवार से जिन्बू के वाइटल पॉइंट को टारगेट कर रही थी, लेकिन जिन्बू इन सब हमलों को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था। अभी तक के बैटल के दौरान यहाँ पर जिन्बू ने डीमंस के 6 कैटेगरी को देखा। सबसे पहले आते हैं लो रैंकिंग के डीमंस, जिनका रैंक डी रैंक के आसपास होगा। दूसरा होता है मिड रैंकिंग डीमंस, जिनका रैंक होता है सी रैंक के आसपास। इसके बाद आता है हाई रैंकिंग डीमन, जिनका रैंक होता है बी रैंक। उसके बाद आता है हाई रैंकिंग के बाद आता है टॉप रैंकिंग डीमंस, जिनका रैंक होता है ए रैंक के आसपास। इसके बाद आता है डीमन लॉर्ड्स और डीमन नाइट्स, जिनका रैंक यहाँ पर ए प्लस होता है। और आखिर में जाकर आता है डीमन नोबल्स या फिर फ्लोर बॉस, और उनका भी रैंक यहाँ पर एस रैंक के आसपास होता है। वो नोबल नाइट एक बार फिर से जिन्बू को तलवार से हमला करने के लिए आती है, लेकिन जिन्बू अपना डैगर निकालता है और उसकी तलवार को 2 हिस्सों में काट देता है। और इसके बाद उसके सर को पकड़ के जैसे ही उसे चाकू से मारने जा रहा था, तभी वो नोबल नाइट कहती है, मैं सरेंडर करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। डीमन को बोलते हुए देखकर जिन्बू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिन्बू अपने मन में कहता है, आजकल मैं काफ़ी ऐसे मॉन्स्टर से मिल रहा हूँ जो कि इंसानी भाषा कह सकते हैं। लेकिन जिन्बू उस डेमन नोबल की आवाज़ सुनकर रियलाइज़ होता है कि वो असल में डीमन नोबल एक लड़की है। जिन्बू उसके हेलमेट को उतारता है और हमें देखने को मिलता है कि वह एक सच में लड़की थी। वो लड़की अपने हाथ ऊपर करके कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि इसमें हमारी गलती है, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जिन्बू इसके बाद कहता है, तुमने हमारे ऊपर पहले हमला किया था और तुम यहाँ पर हमसे माफ़ी मांग रही हो। वो लड़की इसके बाद कहती है, हाँ मैं जानती हूँ हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस जगह का रक्षा करना हमारा काम है। हम लोग ऐसे ही किसी अरे गहरे को यहाँ पर नहीं आने दे सकते ना। जिन्बू यहाँ पर कहता है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मारा, क्या इसके बावजूद भी तुम जीना चाहती हो? वो लड़की इसके बाद कहती है, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नाइट का काम होता है उनके मास्टर का रक्षा करना। जब तक मैं ठीक हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। वो लड़की क्योंकि इंसान की तरह दिख रही थी, तो जिन्बू भी यहाँ उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन जिन्बू की नज़र जैसे ही हटती है, वो लड़की पीछे से जिन्बू को स्टैप करने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की जैसे ही जिन्बू को स्टैप करने की कोशिश करती है, तभी टस्क यहाँ पर अपना हाईमैन ऑफ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता है। जिन्बू वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है, तुम मेरी पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो लड़की तुरंत वहाँ नीचे झुक जाती है और जिन्बू कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिन्बू उसके बाद कहता है, मुझे एक एंट्री परमिट चाहिए। टस्क यहाँ पर अपना लेवाइटेशन हमला इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो लड़की हवा में उड़ने लगती है। वो लड़की इसके बाद कहती है, हमारे पास एक परमिट मौजूद है, अगर आप मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दें तो मैं आपको दे सकती हूँ। किसी डीमन के पास यहाँ पर परमिट है? यह सुनकर जिन्बू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिन्बू को फाइनली समझ आ जाता है कि उसे परमिट क्यों नहीं मिल रहा था। वो लड़की इसके बाद कहती है, मैं बाकी फ्लोर्स के परमिट कहाँ पर है वो भी जानती हूँ, आप चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जिन्बू को यह ऑफर पसंद आता है, लेकिन जिन्बू सोचने लगता है
कि क्या वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं। जिन वो उस लड़की के बिल्कुल पास आ जाता है। वो लड़की यहाँ पर ब्लश करने लगती है, लेकिन जिन वो उसके पास जाकर सिर्फ एक ही सवाल करता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। जिनवू यहाँ पर अपनी ब्लड लस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जिनवू का ऑरा सेंस करके उस लड़की के पसीने छूट जाते हैं। वो लड़की उसके बाद कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिनवू उसके बाद कहता है, चलो ठीक है, अगर मुझे परमिट मिल जाता है तो यहाँ से शांति से चला जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन। इसके बाद में फिर से कोरिया के इसी आइलैंड पर ले जाया जाता है। यहाँ पर वो एंड टाइप का मॉन्स्टर देखा गया था। हमें एक स्टोर के सामने वही एंड जैसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है। उसके सामने यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था और वो इंसान उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही डर जाता है और देखते देखते वो मॉन्स्टर उस इंसान के साथ साथ आसपास जितने भी इंसान थे उन सबको मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से डीमन कैसल में ले जाया जाता है। वो डीमन लड़की कहती है कि उसका नाम है एसिल और वो राइडरू क्लैन का सबसे बड़ी बेटी है। वो लड़की जैसे ही अपने क्लैन के बारे में कुछ बताने जा रही थी, तभी जिन वो कहता है, मैं तुम्हारे क्लैन के बारे में सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम लोग अपने दिमाग में कोई ऐसी आवाज़ सुनते हो जो तुम्हें इंसानों को मारने के लिए कहती है। वो लड़की ये सवाल सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सोचने के बाद वो लड़की कहती है कि इसके दिमाग में ऐसी आवाज़ ज़रूर आता है कि वो इंसानों को मारने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो उस जगह की रक्षा करने के लिए कहता है। जो बाहर के डेंजन के मॉन्स्टर, उनके दिमाग में जो आवाज़ होता है वो इंसानों को मारने के लिए होता है, लेकिन इस डीमन कैसल के अंदर जो मॉन्स्टर है उनके दिमाग में जो आवाज़ होती है वो आवाज़ इस जगह की रक्षा करने के लिए कहती है। जिन वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी आवाज़ कब से आ रही है। वो लड़की इसके बाद कहती है, हम लोग यहाँ पर आए जब से उठे हैं तब से। जिनवू यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिनवू को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आता। जिनवू पूछता है, तुम यहाँ पर उठे, इसका मतलब क्या है, इससे पहले तुम लोग कहाँ पर थे। वो लड़की कहती है, यहाँ पर आने से पहले वो सभी डीमन रियल्म में थे। जिनवू यहाँ पर पूछता है कि वो लोग डीमन रियल्म को छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो लड़की कहती है कि अचानक से एक दिन वो सभी यहाँ पर आ गए। जिनवू इसके बाद पूछता है, यहाँ पर आने से पहले तुम लोग क्या कर रहे थे। वो लड़की यहाँ पर जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है, अचानक से उसकी वॉइस में कुछ ग्लिचेस आने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की कहती है, यहाँ पर आने से पहले वो सभी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जिनवू उसके बाद पूछता है, युद्ध, कैसा युद्ध और किसके साथ। वो एसल नाम की लड़की कहती है कि पूरा का पूरा डीमन आर्मी किसी एक खतरनाक विरोधी के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जिनवू उसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद अचानक से एसल की वॉइस में बहुत सारी ग्लिचेस आने लगती हैं और एसल आगे कंफर्मेशन देने से बार बार मना करने लगती है। पहले भी बारूका के साथ लड़ते वक्त, यानी कि उसी आईसेल के साथ लड़ने के वक्त जिनवू को ऐसा ही ग्लिच देखने मिला था। तभी जिनवू ऐसे सवाल करता है। सिस्टम हमेशा इन सवालों के बीच में आ जाता है और इसका एक ही कारण हो सकता है, जिनवू जिस चीज़ का जवाब ढूंढ रहा है उसका जवाब इन्हीं सवालों में छिपा हो। और इसके साथ साथ ये लेवल्स, ये डेंजन्स, ये क्वेस्ट्स, ये मिशन, ये रिवॉर्ड्स, ये पेनल्टी, जॉब चेंज, सभी के सभी सिस्टम का बनाया हुआ एक एनवायरनमेंट है, इसका कोई भी वजूद नहीं है। ये सब चीज़ें किसी एक गेम का एक खिलौना है। इसके बाद जिनवू पूछता है, तुम सभी का दुश्मन कौन है। वो लड़की जैसे ही ये बात कहने जा रही थी, तभी अचानक से उसके वॉइस में एरर आने लगता है और उसका सिर दुखने लगता है और इसके बाद ही वो बेहोश हो जाती है। जिनवू सिस्टम का पावर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी को बेहोश करवा सकता है, और इसका मतलब है ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सिस्टम अपनी ताकत से यह सब कुछ रोक रहा है। तो इसका मतलब डीमन उसके साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, उसके सारे सवालों का जवाब उसी के पास है। इसके बाद में जापान के किसी एक इलाके में ले जाया जाता है। यहाँ पर हमें घमासान बैटल देखने मिलता है। हर तरफ यहाँ पर खून का सैलाब था। सारे हंटर्स मिलकर यहाँ पर किसी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो हंटर सभी को कमांड दे रहा था। अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जो बंदा यहाँ पर मारा गया था वो असल में एक हीलर था। हमें ये एक हंटर से जानने को मिलता है। ये जो मॉन्स्टर है, इन्होंने सबसे पहले कमज़ोर हंटर्स को मारा। इसके बाद हंटर्स की संख्या कम करने के बाद इन लोगों ने हीलर्स के ऊपर हमला किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। हमें देखने मिलता है ये मॉन्स्टर्स और कोई नहीं बल्कि वो एंट मॉन्स्टर ही है।
अभी तक हम लोगों ने देखा वो असल में कार के डेस्क कैम का एक छोटा सा फुटेज था। इसके बाद कोरिया के हंटर एसोसिएशन में ले जाया जाता है। यहाँ पर सारे हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जुटे हुए थे। ये जो नए टाइप के एंड्स हैं इन्हें जापान के एक छोटे आइलैंड में देखा गया। इन्हें ख़त्म करने में पूरा का पूरा एक दिन लग गया था। पहले आइलैंड में तबाही मचाने के बाद ये उड़कर एक आइलैंड में पहुंच गया था, लेकिन इमरजेंसी हंटर्स को बुलाने की वजह से अभी सिचुएशन स्टेबल है। 4 ई रैंक हंटर्स, 1 डी रैंक हंटर और 1 सी रैंक का लीडर इस रेड पर मारे गए। बेशक ए रैंक के हंटर ने इस सिचुएशन को संभाला। जिनचोल यहाँ पर सभी को यह सब कुछ समझा के कहता है। अभी हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर कहता है, तो तुम यही कहना चाहते हो कि हम इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ए रैंक के हंटर्स की ज़रूरत है? जिनचोल यहाँ पर आगे भी रिपोर्ट देता है। 294 इन मॉन्स्टर्स की वजह से मारे गए। 108 हंटर्स को इस पर काम पर लगाया गया। क्योंकि मॉन्स्टर उड़ भी सकता है तो जापान के हंटर एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने है। सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं कि जापान की तरह कोरिया में भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे आइलैंड है। अगर वो मॉन्स्टर किसी तरह कोरिया के मेनलैंड पे आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा। इसके बाद चेयरमैन को कहते हैं, जापान की तरह कोरिया में भी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन हम सभी के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। हाल ही फ़िलहाल जेजू आइलैंड के 150 किलोमीटर दूर आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। क्योंकि उनके पास उड़ने का शक्ति है तो वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। तभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जापान की तरह साउथ कोरिया के पास उतने ए रैंक के हंटर्स नहीं थे, और अगर उन लोगों ने लो रैंकिंग हंटर्स को भेजा तो वो सिर्फ उनके लिए चारे का काम करेंगे। मीटिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन चेयरमैन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। चेयरमैन यहाँ पर सोचने लगते हैं कि उन्हें किससे मदद मांगनी चाहिए। चाइना और रसिया में बहुत सारे कैपेबल हंटर्स हैं, लेकिन उनका देश भी कोरिया से कई गुना बड़ा है। चेयरमैन यहाँ पर यूएस की हेल्प मांगने की सोचते हैं, लेकिन पिछली बार की जब एस रिंग का गेट ओपन हुआ था तो उसने तभी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। चेयरमैन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन तभी जिनचुल पीछे से चेयरमैन को बुलाता है। जिनचुल चेयरमैन के कान में कहता है, सर मैंने मीटिंग के दौरान आपको ये नहीं कहा था, लेकिन यूएस में किसी ने छिपकर हमसे कांटेक्ट किया है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है, और इसके बाद जिनचुल कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि होंग डोंग सुक था, और वो जो आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में हिस्सा लेना चाहता है। यह सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि डोंग सुक जिन्बू के पीछे है। लेकिन जिनचुल बेक योनो के साथ लड़ाई का एक्सक्यूज़ देकर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी जिनचुल कहता है, सर मिस्टर डोंगसुक ने ही हमें कांटेक्ट नहीं किया, डोंगसुक के अलावा भी एक यूएस नेशनल हंटर ने भी हमसे कांटेक्ट किया। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। इसके बाद हम फिर से डीमन कैसल में ले जाया जाता है। यहाँ पर वो लड़की बेहोश हो गई थी, उसे अचानक से होश आ जाता है। दूसरी तरफ हमें जिन्बू के सामने पूरा मॉन्स्टर्स का ढेर देखने मिलता है। इसके बाद जिन्बू कहता है, तो तुम जाग गई, लगता है बाकी डीमंस के साथ तुम्हारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की। वो एसेल नाम की लड़की कहती है, तो इसका मतलब आप मेरी रक्षा कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल लो रैंकिंग डीमंस में ज़्यादा समझदारी नहीं होती, तो वो लोग किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन इन सब बातों को स्किप करके जिन्बू यहाँ पर सीधे पॉइंट पर आता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट कहाँ पर मिलेगा? उसके बाद जिन्बू और वो लड़की दोनों यहाँ पर डीमन कैसल में आते हैं। यहाँ वो एक डीमन नाइट से पूछती है कि उसके फादर कहाँ हैं। डीमन नाइट जिन्बू के बारे में पूछते हैं, लेकिन एसेल कहती है कि जिन्बू उसका गेस्ट है। इसके बाद एसेल जिन्बू को लेकर थ्रोन रूम में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एसेल के फादर जिन्बू को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एसेल के फादर कहते हैं, एसेल तुम यहाँ किसको लेकर आई हो? एसेल कहती है, जिन्बू उसका गेस्ट है। लेकिन उसके डैड कहते हैं, आखिर कौन सा गेस्ट अपने साथ इतना बड़ा आर्मी लेकर आता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है एसेल? इसके बाद सारे डीमन नाइट अपनी तलवार जिन्बू की तरफ करते हैं, लेकिन इसके बाद जिन्बू कहता है, मैंने एसेल को प्रॉमिस किया है, मुझे बस नेक्स्ट फ्लोर में जाने का परमिट चाहिए। यह सुनकर यहाँ पर एसेल के फादर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें पता था कि बहुत दिन से कोई निचले फ्लोर को बहुत तेज़ी से पार कर रहा था, और उसने बहुत ही आसानी से वल्कन और मीटस को भी मार दिया था। क्योंकि राइडरो क्लैन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो चाहकर भी जिन्बू का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद एसेल के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में सिर्फ परमिट चाहिए?
लेकिन इसके बाद जिन्बू अचानक से एशल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दरअसल मुझे एक और चीज़ चाहिए। हो सके तो मैं कुछ समय के लिए एशल को उधार लेना चाहता हूँ। एशल ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिन्बू यहाँ पर एशल को अपने साथ इसलिए लेना चाहता था क्योंकि एशल को बाकी फ्लोर्स के परमिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। लेकिन ये बात सुनकर एशल के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिन्बू ये सेंस करके तुरंत एशल के कंधों से अपना हाथ हटा लेता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।